लास्ट क्लास में वी हैव डन सेक्शन बी, राइट। इसका हमने पॉलीफेज कवर कर लिया था एंड नाउ विल डू टुडे सेक्शन सी, राइट। अब सेक्शन सी में क्या है तुम्हारे पास, इसमें देखो इन्होंने ऐसे कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा हुआ, दैट मीन्स दे कैन गिव यू मिक्सिंग, राइट। अब ये पूरा तुम्हारा क्या है, मशीन है। अगर मैं मशीन के बारे में डिटेल में बात करूं तो मशीन कितने टाइप्स की होती है, और हमारे पास दो टाइप्स की मशीन होती है, कौन कौन सी बता सकते हो? एक कौन कौन सी मशीन्स होती है हमारे पास? एक होती है हमारे पास एसी मशीन और एक होती है हमारे पास डीसी मशीन, ठीक है। सेक्शन सी machine. Machine is divided into two parts. One is DC machine, another one is AC machine. ठीक है। AC मशीन को, अब इसमें से बात आती है कि किस पे क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन पक्का DC मशीन पे आएगा 15 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन पक्का AC मशीन पे आएगा 15 मार्क्स का, ठीक है। अब एसी मशीन को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। एक होती है हमारे पास इंडक्शन मोटर, ओके, और एक होती है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर। गॉट इट। जो भी हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर का मतलब क्या होता है, जिसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज इंडक्शन मोटर। और सिंक्रोनस मोटर जिसकी स्पीड हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फैन है तो तुम्हारा फैन क्या है, फैन की स्पीड को चेंज कर सकते हो। तो फैन कौन सी मोटर है, इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो अभी हम ये डिटेल में सबसे पहले पढ़ेंगे डीसी के बारे में, क्योंकि डीसी बेस है, डीसी आ गया समझ में तो बाकी भी सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसी मशीन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे अकॉर्डिंग बेसिक सब कंसेप्ट बता रही हूँ, क्योंकि ये तीनों ही मशीन एक जैसी लगती है, बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ मुझे, मशीन क्या होती है। याद है 3 इडियट्स में क्वेश्चन पूछा था, देखिए 3 इडियट्स, व्हाट इज अ मशीन। 3 इडियट मूवी में पूछा था ना, व्हाट इज अ मशीन। और ये भी पूछा था हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, तो पूरा इसमें तुम्हें आंसर मिलेगा। करेक्ट। मशीन बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, वन इज मोटर एंड अनदर वन इज जनरेटर। मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। जैसे तुम्हारे घर की पानी की मोटर है, तुम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और वो गोल गोल घूम रही है, पानी को ऊपर चढ़ा रही है, मैकेनिकल एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड कर रही है। जनरेटर क्या काम करता है बताओ मुझे। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाउ इफ यू रिमेम्बर कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं मोटर और जनरेटर, ये देखो कभी तुमने 10th में पढ़ा था, ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अदरवाइज मशीन पढ़ नहीं पाओगे। याद है ये पढ़ा था कि दो मैग्नेट होते थे, ये क्या है, कॉइल है, ये क्या है, मैग्नेट है, राइट। अब मान लेते हैं सबसे पहले हम मोटर का प्रिंसिपल, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, दोनों की ही कंस्ट्रक्शन हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ओके। मोटर और जनरेटर की कंस्ट्रक्शन क्या रहती है, सेम होती है। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, सिर्फ उसके वर्किंग प्रिंसिपल में। तो सबसे पहले हमारे पास मोटर है, मोटर है तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक
एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो गया, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, राइट। तो डायरेक्शन हमने उसी के अकॉर्डिंग दी है कि यहाँ पे नॉर्थ प्रोड्यूस होगा। तो अगर रिपेल करेंगे तो मैग्नेट तो मूव नहीं कर सकते, मैग्नेट्स हैवी होते हैं। कौन मूव करेगा, कॉइल मूव करेगी। कॉइल मूव करेगी तो ये थोड़ा सा वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगी। मान लो अभी तुम्हारे हाथ में नोटबुक है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, उस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस होगा तो वो स्टैंडिंग पोजीशन पे, ऐसे जैसे कॉपी खड़ी हुई है वैसे हो जाएगी। तो नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाएगा, साउथ पोल यहाँ पे आ जाएगा। अब कॉपी अगर वर्टिकल पोजीशन पे है तुम्हारी, तो नॉर्थ और साउथ ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पूरी घूम जाएगी। तो तुमने कौन सी एनर्जी दी थी, इधर देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे, कॉइल घूम रही है तो कौन सी एनर्जी मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसी तरह हमारा जनरेटर का प्रिंसिपल है, वो काम करता है। जनरेटर का प्रिंसिपल देखो कैसे काम करता है। सेम मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। नॉर्थ और साउथ मैग्नेट हैं, बीच में हमारे पास क्या है, कॉइल है। तो जनरेटर में हम कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है पता है, जैसे कि प्राइम मूवर तुम्हारे लिए एक टेक्निकल टर्म है। तुमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा होगा, उसमें बेसिकली क्या होता है, टरबाइन होती है और टरबाइन पे बहुत ही प्रेशर से हम पानी डलता है, राइट। इतने ज्यादा प्रेशर से टरबाइन में पानी डलता है कि टरबाइन क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। तो वहां पे जो पानी है, वाटर है, दैट विल एक्ट एज अ प्राइम मूवर। तो कोई भी चीज जो तुम्हारी टरबाइन को रोटेट कर रही है या किसी भी चीज को रोटेट कर रही है, वो क्या होगा इसमें, प्राइम मूवर। ठीक है, तुम अब हाथ से घुमा रहे हो इस कॉइल को तो तुम्हारा हाथ क्या हो गया, प्राइम मूवर। अब तुम इस कॉइल को घुमा रहे हो तो नॉर्थ और साउथ के अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। नॉर्थ और साउथ के अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो जैसे ही तुम कॉइल को घुमाओगे तो ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, कॉइल उससे कट करेगा ना। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होगी मतलब फ्लक्स कट होगा। फील्ड लाइंस का बेसिक मतलब क्या होता है, फ्लक्स ही होता है। और अगर फ्लक्स कट होगा तो क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ईएमएफ इंड्यूस होगी तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E is equal to minus n d phi by dt। n हटा दो, चाहे n is the number of turns। तो बेसिकली फैराडे ने क्या कहा था कि इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इन दैट केस ईएमएफ विल इंड्यूस्ड, उस केस में ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। फैराडे ने सिंपल सी ये बात कही थी। तो बात आती है कि फ्लक्स का चेंज होना मतलब फ्लक्स, जैसे फील्ड लाइंस कट हो रही है तो फ्लक्स चेंज भी हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ मतलब वोल्टेज आएगी, वोल्टेज है तो करंट फ्लो करेगा, और करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, मैग्नेट में तो नहीं करेगा ना, करंट कहाँ फ्लो करेगा, कॉइल में करेगा। तो यहाँ पे तुमने कौन सी एनर्जी दी थी, तुमने कॉइल को घुमाया था, मैकेनिकल, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रिकल। हो गया जनरेटर का काम। नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मार्केट इम्पोर्टेंट है ये कंस्ट्रक्शन। अब वो मोटर की बोले या जनरेटर की बोले, एज आई टोल्ड यू दैट इज सेम, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो तुमने यहाँ पे यूज करा था, ये क्या यूज करा था, मैग्नेट यूज करा था, राइट। सो विल यूज ओवर हेयर इज मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा मैग्नेट यूज करना है हमें। वी हैव टू ऑप्शन, वन वी कैन यूज परमानेंट मैग्नेट
and another we can use temporary magnet. Okay, so सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुमने डीसी मोटर देखी है, ये बताओ। मैं बता रही हूँ, देखी है तुमने? कहाँ देखी, अब तुम बताओ। टॉय कार मोटर इज द डीसी मोटर। तो अब देखो, हम वो टॉय कार मोटर जो तुमने देखी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, अब एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट और एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट हम अवॉइड करते हैं, रीजन दीज आर हैवी। ठीक है, हैवी होते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि इसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। जैसे तुम मार्केट से मैग्नेट लेके आए तो कुछ टाइम बाद उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होने लग जाएगी, राइट? तो कुछ टाइम बाद उसकी लाइफ, मतलब इट्स नॉट अ लॉन्गर लाइफ। ठीक है, अब टेम्परेरी मैग्नेट बात आती है कि टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बनाते हैं। तुमने देखा होगा सोलेनॉइड, या सुना होगा सोलेनॉइड, राइट? सोलेनॉइड में क्या करते हैं, वी हैव टेकन आयरन बार का मैग्नेट, राइट, और उस पे हमने वायर को क्या करा, वाउंड कर दिया। ठीक है, और उसके साथ हमने स्विच लगाया और स्विच के साथ हमने बैटरी लगा दी। करेक्ट, स्विच कनेक्ट करेंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और अगर हमने स्विच को डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो एक नॉर्मल आयरन बार की तरह बिहेव करेगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ टेम्परेरी, कि स्विच कनेक्ट है तो मैग्नेट है, स्विच डिस्कनेक्टेड है तो मैग्नेट नहीं है। ठीक है, इसे सोलेनॉइड बोल लो, टेम्परेरी मैग्नेट बोल लो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। नाउ इस पे हम डीसी सप्लाई देंगे, प्रोवाइडिंग डीसी सप्लाई की यहाँ पे मैग्नेट सेम रहेगा। इफ इंस्टेड ऑफ डीसी सप्लाई विल प्रोवाइड एसी सप्लाई, देन मैग्नेट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड वी डोंट वांट दैट। दैट्स व्हाई विल प्रोवाइड डीसी सप्लाई ओवर हियर। ठीक है, अब टेक्निकली हम कितने भी मैग्नेट यूज कर सकते हैं, बट शो हम डायग्रामेटिकली ऐसे 4 का शो करते हैं, लाइक दिस शेप। ये हमने इस शेप का आयरन मटेरियल ले लिया एंड देन वी प्रोवाइड द डीसी सप्लाई, और मैंने वायर ली, वायर को ऐसे वाउंड कर दिया। diagram is important. Here we can mark that we are having DC supply. ठीक है, डन। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ, दिस इज टेक्निकली नोन एज पोल कोर, की पोल हम यूज कर रहे हैं मटेरियल के लिए। और ये देखो, ये एक शू की शेप का हो गया, जैसे शू इस शेप का होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पोल शू। ओके, दैट इज नोन एज पोल शू। तो ये हो गया, ये वाला पार्ट तुम्हारा ये हो गया सिंपल मैग्नेट वाला जो भी हमने बनाया। ठीक है, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट, टेक्निकली वी कॉल्ड इट एज अ कॉइल। ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूज करा था वो क्या यूज करी थी, दूसरी चीज कॉइल यूज करी थी। सो टेक्निकली वी कॉल्ड इट एज अ आर्मेचर। हमारी लैंग्वेज में तो वो कॉइल ही है, बट इन देयर लैंग्वेज दे कॉल्ड इट एज अ आर्मेचर। ठीक है, सो बेसिकली in every machine you will have two parts, one is stator एंड अनदर वन इज रोटर। कोई भी मशीन होगी, स्टेटर होगा और रोटर होगा। स्टेटर मीन्स द स्टेशनरी पार्ट। ठीक है, स्टेटर का मतलब क्या है, स्टेशनरी, और रोटर का मतलब क्या है, रोटेटिंग, जो गोल गोल घूम रहा है। तो इसमें जो हमारा मैग्नेट है वो क्या है, स्टेशनरी है। एक मिनट, ठीक है, तो स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट, रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट। तो यहाँ पे अब तुम देखोगे तो ये मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि जो हमने मैग्नेट यूज करा है दैट इज द स्टेटर, राइट। अब बीच में हम क्या लेंगे, कॉइल लेंगे। कॉइल इंस्टेड ऑफ टेकिंग सर्कुलर कैन वी टेक इट, सॉरी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेक्टेंगुलर कैन वी टेक कॉइल इन द सर्कुलर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्योर सर्कल विल टेक इट लाइक दिस, इस तरह से हम रोटर की शेप लेते हैं। ओके,
ये क्या होते हैं बेसिकली, इसे हम क्या बोलते हैं, रोटर, या फिर एज आई टोल्ड यू आर्मेचर बोलते हैं। ये ऐसे टीथ की तरह निकले होते हैं तो इसको हम रोटर के टीथ बोलते हैं। और ये जो बीच में स्पेस है इसको हम स्लॉट्स बोलते हैं। और इन स्लॉट्स के बीच में हम आर्मेचर कंडक्टर रखते हैं, मतलब कंडक्टर मतलब वायर रखते हैं, जैसे वायर को बाउंड करके। तो टेक्निकली हम इसे क्या बोल देते हैं, आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कंडक्टर। तो इसमें हमारे पास ये होगा, बीच में हमने रोटर बनाया। एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसे आएगा, पूरा तुम्हें बोलेंगे एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, तो ये अभी मैं सिर्फ फिलहाल तुम्हें सिर्फ क्या बता रही हूँ, कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। ओके, ये अभी मैं फिलहाल सिर्फ तुम्हें कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ। तो इसमें ये ऐसे हर एक स्लॉट्स में तुम वो बना लो, आर्मेचर कंडक्टर। ओके, ड्रॉ इट। नेक्स्ट, जो भी तुम्हारी ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एसी और डीसी, ये बताओ। हाँ, एसी होगी, बट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डीसी के बारे में। तो हमारे पास एसी रही है बट हमें चाहिए क्या, डीसी, राइट। So for that we need one device and that device is known as commutator. So basically commutator is a device which is used to convert AC to DC। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीच में क्या बना देंगे, ऐसे कम्यूटेटर। ये कंडक्टर सारे में दिखाने हैं, मैंने सिर्फ ऐसे 3 में दिखाया है। So this is कम्यूटेटर एंड बीच में क्या होता है, शाफ्ट होता है। शाफ्ट मतलब एक लंबी सी रोड निकली हुई होती है जिसपे तुम्हारा पूरा डीसी मशीन टिका हुआ होता है। ठीक है, अब कोई भी मशीन देखोगे ऐसे तुम्हें पूरी खाली तो दिखेगी नहीं, बाहर एक कवरिंग टाइप दिखेगी, है ना, मैकेनिकल कवरिंग, ताकि डैमेज वगैरह को तुम प्रोटेक्ट कर सको। सो दैट इज नोन एज फ्रेम। और टेक्निकली इन हमारी लैंग्वेज में फ्रेम, इनकी लैंग्वेज में वी कॉल्ड इट एज अ yoke. So this is the complete diagram for the DC machine. DC machine की कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है, और जो रिटन मटेरियल है वो जो लिखना है, ये तो जैसे मैंने समझाया वो मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उसमें से लिखना है। तो नाउ वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वर्किंग मतलब वर्किंग प्रिंसिपल, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो जितना मैंने ये डीसी मोटर के बारे में बोला है इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का आएगा ही आएगा, ये ग्रीन पोर्शन में से एक क्वेश्चन, मे बी वो 7.5 नंबर का दे दे, मे बी वो 15 नंबर का दे दे। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे लिए स्कोरिंग होती है चीज, ये वाली चीज तुम्हें करनी ही करनी है, राइट। तो अभी मैंने कंस्ट्रक्शन बता दी, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग प्रिंसिपल। अब वर्किंग प्रिंसिपल में ये कह रहे हैं कि डीसी मोटर तुम्हारा कैसे काम करता है। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। अब देखो हमारे पास, तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, बीच में हमारे पास क्या होती है, कॉइल होती है, राइट। अब मोटर है तो हम कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब मोटर में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, राइट। ठीक है,
अब इसके बाद देखो हमारे पास दो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं या फिर दो मैग्नेटिक फील्ड हैं। एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है मैग्नेट की, दैट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करेक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, ऐसे। अब दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें पता है कि अगर एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, होगी ना। कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे भी तो ये कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, होगी ना। अब ऊपर से देखोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऊपर की साइड से, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, राइट। और नीचे से देखोगे तो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, करेक्ट। और जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये नीचे वाली से मैच कर रही है या ऊपर वाले से मैच कर रही है, नीचे वाले से। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, राइट। और दो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, करेक्ट। तो अब हमारे पास अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो अपोजिट जा रही है। एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है और एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है, अपोजिट जा रही है तो वो कैंसल आउट हो जाएंगी और कम हो जाएगी। बट अगर नीचे की साइड से देखेंगे तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐड हो रही है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, राइट। ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी तो इस तरह से हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ज्यादा हो जाएंगी और ये। अब बीच में क्या है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो मैंने बनाई है क्या है, फील्ड लाइंस, जो हमें दिखती नहीं है, राइट। फील्ड लाइंस तो हमें दिखती नहीं है। बीच में क्या है, कॉइल है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टेंडेंसी होती है कि ये हर जगह सेम रहने की कोशिश करती हैं, ऐसा नहीं होता, कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ पे फोर्स लगाएंगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। मतलब एक कमरे में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और बाहर वाला कमरा खाली है, तो सब लोग क्या कोशिश करेंगे, बाहर वाले कमरे में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कम लोग हैं, तो राइट। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे बहुत सारी हो गई, ऊपर कम हो गई, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब फोर्स किस पे लगेगा, अल्टीमेटली फील्ड लाइंस पे तो लगेगा नहीं, फील्ड लाइंस धक्का देंगे तो किस पे फोर्स लगेगा, कॉइल पे ही फोर्स लगेगा। और कॉइल पे फोर्स लगेगा तो कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। तुमने देखो, तुमने कौन सी एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और कॉइल मूव कर रही है, कॉइल रोटेट कर रही है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग विच एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो दैट इज हाउ डीसी मोटर वर्क्स, ठीक है। अब जो भी इसका रिटन मटेरियल है वो मैं नोट्स भेज रही हूँ, वो वहीं से ही देखना है, क्योंकि हर एक बुक में अलग अलग कंसेप्ट दिया हुआ है इन्होंने, वो मैच नहीं करेगा। जो मैं नोट्स भेज रही हूँ वहीं से ही पढ़ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। अब तुम्हारे पास इसके लिए ये इन्होंने क्या करा हुआ है, बीच से कोई कंसेप्ट उठा के दे दिया, उसके लिए तुम्हें एक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है जो इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं करा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड बेसिकली हमारी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट। अब हमारी जितनी भी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ना, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू PN/Z डिवाइडेड बाय 60A। व्हाट इज P ओवर हेयर, P इज द नंबर ऑफ पोल्स, कि कितने नंबर ऑफ पोल्स यूज करे हुए हैं हमने, ठीक है। व्हाट इज N ओवर हेयर, N इज द स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड क्या है। Z is the total number of armature conductor
कितने नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हैं। पढ़ा था ना कंस्ट्रक्शन में कि हमने आर्मेचर ऐसे बनाया था और उसके अंदर मैंने 4 कंडक्टर रखे, तो दैट इज नोन एज आर्मेचर कंडक्टर। फाई इज द यूजफुल फ्लक्स पर पोल, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वेबर। ए इज द टाइप ऑफ वाइंडिंग, 2 टाइप्स की वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली एक ये फॉर्मूला है ईएमएफ का, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल टू V माइनस IA IA इज द आर्मेचर करंट एंड RA इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लेना। बाकी अगर तुम इन दोनों को इक्वेट करते हो तो तुम्हारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। n मतलब क्या है, स्पीड है, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया। v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड इज इक्वल टू पी एन जेड फाइव बाई 60a। तो यहाँ से n की निकालोगे तो क्या आएगा। अब सबसे पहले देखो, अगर तुमने मशीन बना ली तो क्या तुम उसके बाद नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर सकते हो, नहीं ना। तुम उसके बाद आर्मेचर कंडक्टर को चेंज कर सकते हो, नहीं ना। 60 तो कांस्टेंट है ही, टाइप ऑफ वाइंडिंग को भी चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये सारे क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर देते हैं, ए से, के से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, के एन फाइव, राइट। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट, ताकि हमारे लिए इजी रहे, पी जेड बाई 60a इज द कांस्टेंट, v माइनस आई ए आर ए ये एज इट इज। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाई के फाइव। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो तुम्हारी स्पीड है वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, राइट। एक RA इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, राइट। अब आर्मेचर रेजिस्टेंस को कम करोगे तो आर्मेचर करंट IA क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज करंट एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, होगा ना। क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो RA कम होगा तो IA ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से। और तुम्हारी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रही है, फाइव पे। ठीक है, 5 मीन्स फ्लक्स। तो अल्टीमेटली जो तुम्हारी, हाँ, स्पीड कंट्रोल का क्या फॉर्मूला आया, n इज इक्वल टू v माइनस आई ए आर ए बाई के फाइव। डायरेक्ट याद कर लो या मैंने तुम्हें बेस बता दिया, वहां से कर लो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, वोल्टेज। अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। अब इसी तरह मुझे बताओ, आर्मेचर करंट कम होगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। अब नाउ देखो कि सबसे फर्स्ट मेथड इज आर्मेचर, जो ये वाला है, रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंसी है, तो दिस मेथड इज नोन एज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल को हम एक और मेथड से जानते हैं, दैट इज नोन एज रियोस्टैटिक कंट्रोल। अब रियोस्टैटिक कंट्रोल में क्या होता है, 2 टाइप्स की मोटर होती है तुम्हारे पास। एक होती है तुम्हारे पास डीसी शंट मोटर और एक होती है तुम्हारे पास डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, शंट मतलब होता है पैरेलल, जैसे मेन हमारे पास क्या होता है, आर्मेचर, और क्या होती है, वाइंडिंग। कि अगर हमारे पास आर्मेचर और वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट है तो दैट मीन्स इट इज नोन एज शंट। ठीक है, और अगर हमारे पास आर्मेचर और वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट है तो दैट इज नोन एज डीसी सीरीज मोटर। ये क्लियर है। पहले ये बताओ कि शंट में कनेक्टेड है तो पैरेलल, सीरीज में कनेक्टेड है तो ये।
तो अब हमें क्या करना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, मतलब हमें एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना है। वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने की वजह से हमारे पास करंट कंट्रोल हो जाएगा, और करंट कंट्रोल होते ही हमारे पास स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, राइट। तो नाउ द थिंग इज कि हम वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कहाँ लगाएंगे। वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगता है तुम्हारा आर्मेचर के साथ, दैट इज डिनोटेड बाय आर ई मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम इसे ऐसे वेरिएबल का साइन शो कर देते हैं कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दी तो करंट क्या हो जाएगा, आर्मेचर के क्रॉस ज्यादा हो जाएगा, देन अकॉर्डिंगली स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह हमें यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना है, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इस तरह से लगा देते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये ऐसे वेरिएबल शो कर देते हैं आर ई। ये शंट है तो आर एस एच से डिनोट करेंगे, ये सीरीज है तो आर एस सी से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास सर्कल वाला क्या है, आर्मेचर। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट। अब इसका हमें साथ के साथ ग्राफ भी बनाना है कि अगर हमारे पास डीसी शंट मोटर का केस है, एक्स एक्सिस पे आर्मेचर करंट है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, स्पीड। जैसे जैसे करंट बढ़ता है, मैंने बताया था, वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। सिमिलरली इसमें भी आर्मेचर करंट है और स्पीड है। सीरीज के केस में देखो डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है, अगर तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर रहे हो तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है ना। तो इसलिए इसमें भी फर्क पड़ता है, इस पे ज्यादा फर्क पड़ता है। इसका ग्राफ ऐसे आता है, ये देखो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे तुमने आर्मेचर करंट ज्यादा कर दिया तो स्पीड कम हो रही है, यहीं तक हो रही है, बट यहाँ पे तुमने आर्मेचर करंट ज्यादा कर दिया तो स्पीड बहुत ज्यादा कम हो रही है ना। सीरीज के केस में स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, शंट के केस में इतनी ज्यादा कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां पे डायरेक्ट एक ही करंट जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड मेथड आता है, दैट इज नोन एज वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, कि फ्लक्स को हमें कंट्रोल करना है। अब देखो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और करंट किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस अल्टीमेटली हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस में चेंजेस करने हैं। तो अब वहां पे हमारे पास क्या था, आर्मेचर का था, तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस में हमने चेंज करे थे। यहाँ पे हमारे पास फील्ड का है, तो हम फील्ड के रेजिस्टेंस में चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये चीज। तो अगेन हमने आर्मेचर बनाया, और आर्मेचर के साथ आर्मेचर का रेजिस्टेंस, और जो हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाएंगे वो फील्ड के साथ लगाएंगे, ना कि आर्मेचर के साथ। तुम देख सकते हो डिफरेंस कि यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया था, ये आर्मेचर के साथ लगाया था ताकि हमें आर्मेचर के करंट को कम ज्यादा कर सके, बट यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया है ये फील्ड के साथ लगाया है, फील्ड मतलब आरएसएच के साथ लगाया, ताकि हम फील्ड के रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सके। गॉट इट? दिस इज फॉर डीसी शंट मोटर। इसी तरह अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो अगेन आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, और फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग के साथ मुझे कनेक्ट करना है, तो ये इस तरह से होगा, आर ई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। दिस इज फॉर डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब इसमें हमें जो ग्राफ बनाना होता है वो टॉर्क और स्पीड से बनाना होता है। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे टॉर्क है और वाई एक्सिस पे स्पीड है। तो ये शंट का केस का सेम जैसे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे टॉर्क और स्पीड, और ये सीरीज के केस का, कि सीरीज के केस में टॉर्क ज्यादा बढ़ाएंगे तो स्पीड ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू शंट मोटर, राइट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब इस अपने नोट्स में देखो 7.12 पेज नंबर 28, यहाँ पे ये सारी चीज डिटेल में दी हुई है, जो जो चीजें तुम्हें लिखनी है।
If anyone wants to study this subject, then contact me on this number. And if anyone now want notes of this subject, then also you can contact me.